ओके, झारखंड मूवमेंट की बात कर रहा है ना। झारखंड मूवमेंट में पहले भी बात कर चुके हैं। हम लोग सदांश ऑफ झारखंड की बात कर चुके हैं। ये मैंने बोला है कि झारखंड मूवमेंट से टोटल 14 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, 14 से 16 मार्क्स के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसका जो सेकेंड टॉपिक था वो ट्राइबल्स रिवॉल्ट, यानी ट्राइबल्स का विद्रोह। यहाँ पे ट्राइबल गलत लिख दिया गया है, ट्राइबल्स का विद्रोह है ना। स्टार्ट कब हुआ? 1767 ईस्वी से, जो कि ढाल रिवॉल्ट के ही नाम से जाना गया। ढाल रिवॉल्ट से पढ़ेंगे हम लोग। और 1914 में जाकर के ख़त्म होता है। 1914 में कौन सा रिवॉल्ट ख़त्म हुआ? लास्ट रिवॉल्ट जिसकी बात करते हैं, जो ले जा करके 1940 में गया। इन्होंने इस वाले रिवॉल्ट्स में इन्होंने नेशनल मूवमेंट में भी जाकर पार्टिसिपेट किया, जो गांधी जी द्वारा जो चलाया गया डिफरेंट मूवमेंट उसमें, है ना। ये टाना भगतों का रिवॉल्ट बोला जाता है। हम लोग लास्टली ये सब सारी चीज़ों को देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं ढाल रिवॉल्ट से। ढाल रिवॉल्ट की बात करेंगे तो ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रिवॉल्ट लड़ी गई थी, या आंदोलन किया गया था, विद्रोह किया गया था। ये वाले आंदोलन की बात करेंगे तो ये सबसे पहला आंदोलन कह सकते हैं जब ब्रिटिशर्स की झारखंड में एंट्री हो रही थी, सिंहभूम और मानभूम के क्षेत्र में। सिंहभूम तो आप जानते हैं पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम है, जो झारखंड के बॉर्डर में अभी भी है, झारखंड में, है ना। और मानभूम का क्षेत्र जो होता है वो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। और ये अभी का जो है वो अभी का ये आपका बन जाता है जो पुरुलिया ज़िला है, जो अभी है का मानभूम का, है ना, सॉरी पश्चिम बंगाल का। ठीक है। रिबेल स्टार्ट होता है कब, कहाँ पे? यहीं पे सिंहभूम और मानभूम के क्षेत्र में, क्योंकि यहीं पे एंट्री हो रही थी तो इन लोगों ने यहीं पे रिवॉल्ट कर दिया, रिबेल कर दिया, रिबेलियन स्टार्ट हो गए। रिबेल का जो लीडर था इन लोगों का, वो ढालभूम का राजा था। वो कौन था? जगन्नाथ ढाल, है ना। जगन्नाथ ढाल नाम करके जो ढालभूम का राजा था वो था यहाँ का जो लीडर था। वो स्टार्ट किया इस रिवॉल्ट को। ये इसे स्टार्ट करने के पीछे रीज़न क्या थी? जब ब्रिटिशर्स इनके एरिया से अंदर घुस रहे थे झारखंड की ओर, तो इन्होंने क्या किया कि इसी के राजा को हटा दिया, मतलब ढालभूम के राजा को, जगन्नाथ को ही हटा दिया इनके गद्दी से, और वहाँ का साम्राज्य को उन ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया। ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया पे धीरे धीरे कब्जा कर लिया था, तो उनकी पावर बहुत बढ़ चुकी थी। तो उन्होंने 1767 की बात है ये, उनको हटा दिया, और जिसके फलस्वरूप वो राजा बहुत पूरा बौखला गया, जगन्नाथ साहब, और ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया अपने फॉलोवर्स के साथ, है ना। अब ये रिवॉल्ट जब स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट रुक नाम करके और चार्ल्स, 2 ऑफिसर्स को यहाँ पर भेजा, जो कि रिबेलियंस को शांत कराने के लिए भेजा गया, रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए। लेकिन कुछ भी वैसा कुछ हुआ नहीं। रिवॉल्ट को स्टार्ट रहा और 10 साल तक चलता रहा। 1977 तक चला ये रिवॉल्ट। 67 में स्टार्ट हुआ था और 77 तक। और ये तभी रुका जब जगन्नाथ को फिर से वापस राजा बना दिया गया। लेकिन राजा तो बना दिया गया, लेकिन वहाँ पे अपनी ब्रिटिश सरकार ने अपनी सत्ता जमा चुकी थी, और उन्होंने यहाँ से, यहाँ के राजा से टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। एनुअल टैक्स 2000, 3000, 4000 ऐसे करके पर ईयर बढ़ाया जा रहा था। और लास्टली ये टैक्स फाइनली और भी बढ़ा दिया गया, और ले जा करके कर दिया गया कहाँ तक? तो 4267 रुपये तक जा करके कर दिया गया। 1800 जो आफ्टर डेथ ऑफ, इसको जीसस क्राइस्ट जो भी कहते हैं वो, है ना। तो ये था कौन सा? ढाल रिवॉल्ट। अब बारी आती है पहाड़िया रिवॉल्ट की। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट है। इसको हिस्ट्री में पूरा याद रखा जाता है। इससे रिलेटेड ही है संताल रिवॉल्ट। वो दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और टाना भगत का रिवॉल्ट भी इसी का, संताल का ही, सॉरी मुंडा का एक्सटेंशन होता है। तो मतलब ये संथाल और मुंडा और टाना भगत, ये 4 आंदोलन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक ही करके सबको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये आंदोलन 1772 में स्टार्ट हुआ और 1782 तक चला। ये भी 10 साल। इससे पहले ढाल का भी आंदोलन 10 साल चला था, पहाड़िया भी 10 साल चला। ये याद रख लिए। इसको सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब कहा जाता है। संथाल परगना में जो रहने वाले ट्राइब्स थे, पहाड़िया एक ट्राइब है जो कि संथाल परगना के एरिया में रहते थे। इसको सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब था ये। 3 सब कास्ट में इसको डिवाइड किया गया। वो कौन कौन सा सब कास्ट था? एक था माल, दूसरा कुमार भाग, और तीसरा सौर्य, है ना। माल किनको कहते थे? जो कि साउथ ऑफ द बंसलोई रिवर रहने लगे थे, साउथ ऑफ द बंसलोई रिवर में जो जा कर के बस चुके थे वो। और कुमार भग किसको कहते थे? जो नॉर्थ ऑफ द बंसलोई रिवर में थे। और सौरी पहाड़िया कौन थे? तो जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ झारखंड में रहने लगे, जैसे गोड्डा, पाकुड़, राजमहल। आपको अगर मैप से दिखाना चाहें हम तो ये ऐसे दिख सकता है, थोड़ा जूम भी कर देते हैं इसको। ये कौन सा एरिया है? आप देखो, ये नॉर्दर्न है, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़। ये कौन सा था? तो ये शौरी का पार्ट था, है ना। ये कौन सा किसका पार्ट था?
चेंज कर देते हैं कलर। ये शौर्य का पार्ट था, है ना। शौर्या जो पहाड़ियाँ थे ये गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़। अब बंसलोई रिवर की बात आई थी, तो बंसलोई रिवर निकलती कहाँ से है, साहेबगंज से। ये साहेबगंज जो दिख रहा है यहाँ पर, है ना, ये साहेबगंज से निकलती है बंसलोई बंसलोई रिवर, पाकुड़ होते हुए वेस्ट बंगाल में घुस जाती है ना। और यहाँ यही जो रिवर है इसके जो साउथ में था वो था माल और माल पहाड़िया, जिसको ऐसे लिख रहा है माल पहाड़िया, और जो नॉर्थ बैंक में था इस रिवर के वो था आपका कुमारभाग पहाड़िया। तो ये इंपॉर्टेंट था पहाड़ियों के बारे में। 3 पार्टों में डिवाइड किया गया, माल, दूसरा कुमारभाग और तीसरा शौर्य। शौर्य नॉर्थन पार्ट ऑफ जो झारखंड में है, जो पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा जिला जो पड़ता है अभी का। साउथ में रहने वाले थे जो बंसलोई रिवर है, बंसलोई रिवर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें। बंसलोई रिवर के साउथ में थे वो माल थे, माल पहाड़िया, और इसमें थे जो नॉर्थ बैंक में रहते थे वो थे आपका कुमारभाग पहाड़िया। पहाड़ियों के बारे में अगर और आगे हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये इनका जो स्ट्रगल था वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं था। इन्होंने लड़ाई करी है राजपूतों के शोषण के भी खिलाफ, मुस्लिम शासकों के भी खिलाफ और मुग़ल शासकों के शोषण के भी खिलाफ इन लोग लड़ते आए रहे थे। और उसके बाद जो ये इसको कहा गया कि फर्स्ट वाइड स्प्रेड रिवॉल्ट था जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुआ पूरा हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो फैलने वाला रिवॉल्ट था वो बोला जा सकता है जो 1766 ईस्वी में हुई थी। और अंडर द लीडरशिप किसके हुआ था, तो सरदार रमना हरी के। सरदार रमना हरी इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो। ये 1777 याद रख सकते हो, 1766 याद रख सकते हो। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है अभी तक, है ना। अब ये पूरा जो पहाड़ियों का रिवॉल्ट था वो सिर्फ सरदार सिंह लीड नहीं, सरदार रमना हरी नहीं लीड कर रहे थे, इनके साथ और 3 लोग थे, 3 लोग। सरदार रमना हरी तो थे ही, करिया पुलहर भी थे, चंगरू सवरिया थे और नायाब सूरज भी थे। ये सभी लोग जो थे वो इस आंदोलन को बहुत ही अच्छे तरीके से लीड कर रहे थे, ये सभी लीडर्स थे। अब सरदार रमना हरिया कहाँ थे, घसनिया पहाड़ के रहने वाले थे, ये दुमका में जो है ना। अमगच्छी पहाड़ से रिलेट करते थे वो करिया पुलर, और तारागाछी पहाड़ से रिलेट करते थे, ये भी अमगच्छी भी दुमका में है, और तारागाछी पहाड़ से जो चंगरू सवरिया जो राजमहल के रहने वाले थे, है ना। इन लोगों का आंदोलन कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स को ये स्लीपलेस छोड़ दिए थे, स्लीपलेस बना दिए थे, मतलब बहुत ही नाक में दम करके रखा था इन्होंने पहाड़िया का आंदोलन, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं मोस्ट पावरफुल जो रिवॉल्ट रहा है पहाड़ियों का वो इन सब ईस्वी में रहा है, तो इसको याद कर सकते हैं 1972 में, है ना। उसके बाद 78 और 79 में। अब यहाँ से फिर से सेकेंड फेज़ का रिवॉल्ट स्टार्ट होता है, वो होता है स्टार्ट कब, 1781 टू 82। ये यहाँ पे 1 साल का रिवॉल्ट होता है, रिबेलियन स्टार्ट होते हैं यहाँ पे, फिर से एक बार स्टार्ट होता है। और यहाँ का रिबेलियन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो रिबेल करती हैं वो एक फीमेल हैं जो कि महेशपुर किंग की रानी है, जिनका नाम है रानी शरेश्वरी, है ना। रानी शरेश्वरी ने रिवॉल्ट किया और इनको पहाड़ियों ने ओपनली सपोर्ट किया, खुलकर मदद किया था। अब यहाँ से आती है बारी 1700, ये एक बार रिवॉल्ट हो गया, फिर से यहाँ शांति छा गई क्योंकि भारी पड़ चुके थे वहाँ पे अंग्रेज, है ना। लेकिन अब अभी आफत जब हो ही रही थी तो 1790 से 1810 के बीच अंग्रेज़ों ने एक नीति बनाई। फिर जब इनके नाक में बहुत ज़्यादा पहाड़ियों ने दम कर दिया था तब की बात है ये। इन्होंने क्या किया कि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो थी इनकी हमेशा से जो काम करते आ रही थी उसी को यहाँ पर ले आया, और उसको यूज़ करते हुए क्या किया इन्होंने कि संथाल को पहाड़ियों से अलग करने लगा, है ना। संथाल को पहाड़ियों को से अलग करके रखने लगे, मतलब संथाल नाम की एक प्रजाति को इन लोगों ने बनाना स्टार्ट किया पहाड़ियों से ही, है ना, अलग करने लगे। और इसके कारण क्या था कि पहाड़ियों को माइनर ट्राइब बना दिया गया, उन्हीं के सभी एकजुट थे। मान लो सब कोई ऐसे सब सारे पहाड़ियाँ हैं, इनमें से कुछ लोगों को ये लोग संथाल का नाम दे दिया और इनको ऊंचा दर्जा दे दिया गया और माइनर्स बना दिया गया बाकी पहाड़ियों को, है ना। तो ये माइनर्स बन चुके थे, तो फूट डालो शासन करो वाली इनकी जो नीति थी वो काम आ गई। लेकिन स्टिल पहाड़ियों ने फाइट करना नहीं छोड़ा, स्ट्रगल करना नहीं छोड़ा। अब 1824 की बात आती है, 1824 डेट याद रखें, है ना। 1824 में
1824 में दामिनी कोह नाम करके एक सिस्टम लाया ब्रिटिशर्स ने, है ना। इसके थ्रू क्या किया गया, इसका मोटो क्या था, दामिनी कोह में कब आया, 1824 में। इसका मोटो ये था कि इन्होंने पहाड़िया के सारे ज़मीन को सरकारी ज़मीन घोषित कर दी, है ना। जितनी भी पहाड़िया के ज़मीन थे उनको सरकारी ज़मीन घोषित कर दी। लेकिन सरदार सुंदर पहाड़िया अब यहाँ पे बैठे बैठे एक इंसान है जो दिमाग लगा रहे थे पूरी तरह से। इन्होंने क्या किया कि ये इंतज़ार करते रहे, और जो फूट डाल चुके थे संथाल प्लस जो पहाड़िया ट्राइब बना चुके थे ये लोग ब्रिटिशर्स, इनको वापस से इन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि इन्होंने सरदार सुंदर पहाड़िया ने। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से वो पहाड़िया थे जिन्होंने, या फिर कौन थे जो संथाल्स और जो माइनर ट्राइब्स बचे थे, पहाड़ियों के जो ट्राइब माइनर जो हो चुके थे वहाँ पर, उनको इकट्ठा किया। तो वो थे यही सरदार। और ये इन्होंने बहुत ही समय लगा करके, करीब 10-20 साल का समय लेकर के इन्होंने सारे पहाड़िया और संथाल्स को फिर से एक यूनाइट किया आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग टाइम। और फिर इसके बाद एक विद्रोह शुरू होता है 1855 से 56 में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विद्रोह जिसको संताल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। करेक्ट है। आगे चलते हुए देखते हैं हम लोग रामगढ़ का विद्रोह, है ना। रामगढ़ रिवॉल्ट के नाम से जो है, जो रामगढ़ में रिवॉल्ट हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। ये रिवॉल्ट इसलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि इसमें कुछ खास रिवेलियंस ने ब्रिटिशर्स के नाक में दम नहीं किया था, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप कह नहीं सकते हैं कि है, लेकिन फिर भी हम लोगों को देखना है, देख लेते हैं ना, जो पढ़ना है तो पढ़ना है। कहानी शुरू होती है राजा मुकुंद सिंह से। ये रामगढ़ के राजा थे उस समय में। अब 25 अक्टूबर 1772 में क्या होता है कि एक रामगढ़ को दो तरफ से लोग अटैक कर देते हैं। एक तो ब्रिटिशर्स अटैक करते हैं जो छोटा नागपुर क्षेत्र के, छोटा नागपुर खास जिसका नाम है, उस तरफ से, उस क्षेत्र से, जहाँ की जो ब्रिटिश के ऑफिसर होते हैं उनका नाम है कैप्टन जैकब। याद रख सकते हैं, ये हो सकता है पूछा जाए। कैप्टन जैकब एक तरफ से अटैक करते हैं और दूसरी तरफ से जो होते हैं अटैक करने वाले वो तेज सिंह, राजा तेज सिंह। अब इनके कारण दो तरफा अगर अटैक हो जाए किसी आदमी पे तो ऑब्वियसली वो हार जाएगा। तो उसी के परिणाम स्वरूप राजा मुकुंद सिंह हैं जो कि इस युद्ध को हार जाते हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप राजा तेज सिंह को ब्रिटिशर्स जो हैं वो वहाँ का किंग बना देते हैं, है ना। 1774 की बात है ये। अब 1774 में राजा बनते ही हैं ये तेज सिंह, लेकिन कुछ महीनों बाद सितंबर 1774 में इनकी डेथ हो जाती है, और इनका बेटा जो है उत्तराधिकारी पारसनाथ सिंह इसकी गद्दी पर बैठता है। लेकिन इसी टाइम पे जो है मुकुंद सिंह वो उधर बेताब बैठा हुआ है। क्योंकि उसे तो भाई अपनी गद्दी वापस चाहिए, लेकिन उसे मिल नहीं पा रही है। वो अटैक करना चाहता है अपने करीबियों से, अपने साथी, अपने रिलेटिव्स जो अलग अलग राजा हैं अलग अलग जगह पे, उनके मदद से ये अटैक करना रहता है पारसनाथ सिंह पे। लेकिन ब्रिटिशर्स के कारण ये सक्सेस नहीं हो पाता है, बार बार ब्रिटिशर्स रोक ले रहे हैं इनको। और इसी बीच ब्रिटिशर्स ने एक और ज़बरदस्त चीज़ जो पीठ में उनकी जो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी मुकुंद सिंह की, वो क्या कर दिया कि 18 मार्च 1778 को मुकुंद सिंह की रानी, राजा मुकुंद की रानी को और उनके क्लोज रिलेटिव को कैप्चर कर लिया। और वो कैप्चर कहाँ से किया, पलामू ज़िला से, है ना। इसके बाद क्या हुआ, पारसनाथ सिंह का तो कुछ ऐसा नहीं है कि पारसनाथ सिंह मलाई खा रहे थे। ब्रिटिशर्स ने पारसनाथ सिंह को तो राजा बना दिया था, सॉरी इसके बाप को जो तेज सिंह था, लेकिन उसका पुत्र कौन थे, पारसनाथ सिंह। अब ये तो राजा बन चुका है, ठीक, लेकिन इसको ऐसा नहीं है कि पूरा मौज में मस्ती में। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इसके राज्य में इतना टैक्सेशन लगा दिया गया, इतना टैक्सेशन कि इसकी फट गई। जैसे 71,000 एनुअली टैक्सेशन लगा दिया गया इनको, है ना। ये टैक्स तो दे नहीं पा रहा था ये पारसनाथ सिंह। इसके बाद फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस पे भी देखो मूर्खता की हद होती है यार, ये नहीं दे पा रहा है, लेकिन टैक्स बढ़ा करके फिर कर दिए 81,000 मतलब 10,000 का टैक्स और इंक्रीज़ कर दिए। और ये 3 साल तक रहने दिए, मतलब 2 साल तक, सॉरी 1778 से लेकर के 1700, सॉरी 3 साल नहीं, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ से 2 साल और यहाँ से 10 साल, 12 साल तक ये टैक्स लगा रहा। कितना, 81,000। अब इसकी तो फट गई थी,
पारसनाथ सिंह ये दे नहीं पा रहा था ऑलरेडी से 71,000, तो ये क्या दे रहा था? यही चाल था ब्रिटिशर्स का कि इतनी बर्डन डाल दो कि ये लोग फिर से खुद के राज्य को फाइनली हमें सौंप दें। लेकिन परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इसी वक्त इत्तेफाक देखो, है ना, इसी के बीच दौरान में क्या हुआ था कि 1781 में बनारस के जो किंग थे, रिबेल किंग ऑफ बनारस, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आकर के अटैक कर दिए यहाँ पर। और पारसनाथ सिंह मौका का तलाश में था, ये तो चिढ़ा हुआ था ही ब्रिटिशर्स से, क्योंकि भाई इसके बाप को गद्दी मिली थी लेकिन इसको ये तो वैसा नहीं था ना, इसे परेशानी तो इसे भी हो रही थी, ठीक है। तो ये क्या किया कि उस रिबेल किंग की मदद कर दिया, चलो ठीक है तुम साइड से इसको मदद कर दिया, तुम क्या करो कि ब्रिटिशर्स की ऐसी की तैसी कर दो। अब क्या हुआ, इसी के कारण इतना खतरनाक रिवॉल्ट हुआ यहाँ पर कि 1781 में रामगढ़ वॉज लाइक बर्निंग इन रिवॉल्ट, मतलब इनके ऑफिसेस को, ब्रिटिशर्स के ऑफिसेस को जला दी जा रही थी, मतलब लाइक लिटरली बर्न हो रही थी रामगढ़। इस बीच तब यहाँ के कलेक्टर जो थे उस समय के ब्रिटिश ऑफिसर्स, वो परेशान हो करके सरकार से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश इंडिया कंपनी या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो गवर्नमेंट थी, उससे डिमांड करते हैं मिलिट्री असिस्टेंस की, है ना। मिलिट्री असिस्टेंस की डिमांड करने के बाद क्या करते हैं, एक साथ में और प्रपोजल देते हैं गवर्नमेंट से, एक और विनती करते हैं कि साहब इनके टैक्स को हटा दो और टैक्स में रिफॉर्म लेकर के आओ। जो इतना, ये तो 71,000 पहले से नहीं दे पा रहा है पारसनाथ सिंह, और 81,000 जो हमने बढ़ा दिया है तो इसकी फट के हाथ में आ गई है, और ये रिवॉल्ट कर दे रहा है बहुत गंदे तरीके से, पूरा रामगढ़ जल रहा है। तो ब्रिटिश सरकार ने ये बात को मान लिया और टैक्स रिफॉर्म हटाया। और लेकिन यहाँ से एक चीज़ हुई कि जो क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट, दो चीज़ों की इस्टेब्लिशमेंट हुई यहाँ पर रामगढ़ में, है ना। क्रिमिनल कोर्ट का 1776 में और 1799 में हुआ, इसी बीच में 1799 में सिविल कोर्ट का निर्माण हुआ, यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हुआ, है ना। अब इन दोनों की वजह से, इन दोनों कोर्ट्स की वजह से क्या हुआ कि इसकी वजह से रामगढ़ के राजा और भी कमज़ोर पड़ने लगे, और इसके फलस्वरूप क्या कर रहे थे, बाकी राजा जो थे इधर उधर के, जैसे लैंडलॉर्ड्स ऑफ तमाड़ जो थे, इन पर अटैक कर दिए फिर से। तो इस वजह से इन सब कहानियों को देखते देखते पता चलता है कि, और यहाँ से अटैक कर दिए तो सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये ब्रिटिश के पास गिड़गिड़ा रहा है, ब्रिटिशर से ही माफ़ी ये मांग रहा है, अपनी सिक्योरिटी मांग रहा है। तो इनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी फिर ब्रिटिशर्स की हो गई। तो डिपेंडेंट, ही वाज लाइक डिपेंडेंट टू द ब्रिटिशर्स की हमारी रक्षा कर लो, हमारे पे अटैक कर रहे हैं ये लोग। तो कोई खास रोल बहुत नहीं कहा जा सकता है रामगढ़ रिवॉल्ट का, बट डेट्स और फलाना ढिकाना जो ये नाम्स हैं, मुकुंद, पारसनाथ, तेज, फलाना ढिकाना, जैकब, ये सब याद रखना पड़ेगा ही, है ना, इसके बिना काम तो हो नहीं सकता है। अब आता है तमाड़ का रिवॉल्ट। क्यों तमाड़ का रिवॉल्ट? कि अभी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, तमाड़ के लैंडलॉर्ड्स ने रामगढ़ पे, जो रामगढ़ का पारसनाथ था, उस पर अटैक करते रहे क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। इसकी वजह से अब इसलिए पढ़ लेते हैं हम लोग तमाड़ का रिवॉल्ट। तमाड़ का रिवॉल्ट का कहानी है 1782 से लेके 1821। ये बहुत लंबा रिवॉल्ट था, है ना, जिसको बोला जाता है लॉन्गेस्ट रिवॉल्ट। तमाड़ का रिवॉल्ट आप याद रख लो कि लॉन्गेस्ट है, तो L फॉर लॉन्गेस्ट, T फॉर तमाड़, LT, है ना, कुछ भी करके याद रख लो, ठीक है, LTT या LT कुछ भी। लॉन्गेस्ट था। इसको खूनी ट्राइबल विद्रोह भी कहा जाता है, और ये 6 फेजेस में ये विद्रोह को चलाया गया। विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि डिनायल्स ऑफ द लैंड टू द ट्राइबल्स के को जो लैंड थे उसको देने से इनकार कर दिया। किन्होंने इनकार किया? जो वहाँ के ज़मींदार हुआ करते थे तमाड़ के, वो सब, है ना। तो हुआ क्या एक्चुअली कि, और तो ये एक्सप्लॉइटेशन हुआ एक तरह से लैंडलॉर्ड्स का, उनके जो ट्राइबल्स के हैं उनके प्रति, और तहसीलदार या ऑफिशियल्स जो थे, या फिर नॉन ट्राइबल्स जिसको दीकूज बोलते थे। जो दीकू मैंने बताया कि सदांश ऑफ झारखंड पर जब पढ़ रहे थे, दीकू किसको बोलते हैं? जब बाहर से आए हुए थे और बाहर के लोग होते थे उनको दीकू बोलते थे। तो इन सब का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, इसीलिए ये जा कर के रिवॉल्ट हुआ। यहाँ पे लीडर ऑफ रिवॉल्ट कौन थे? तो वो ठाकुर भोलानाथ सिंह थे, है ना, जो इसकी कहानी भी अजीब है। ये फेमस हिस्ट्री ऑफ तमाड़ रिवॉल्ट में भी आता है, ठीक है।
अब 1809 ईस्वी में क्या किया कि इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए, ये रिवॉल्ट चूँकि हो रहा था, डेफिनेटली बहुत डेंजर हो चुका था ये रिवॉल्ट, तो इसको सप्रेस करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो तुरंत ताबड़तोड़ ले आई, क्या, ज़मींदारी पुलिस फोर्स बना दी, क्योंकि ये ज़मींदार ही एक्सप्लॉइट कर रहे थे ना वहाँ के ट्राइबल्स को, तो ज़मींदारी पुलिस फोर्स जो उनकी रक्षा के लिए बना दिया गया, या फिर एक्सप्लॉइट करने के लिए, इसको ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट करने में हेल्प करने के लिए बनाया गया। बट ये भी कुछ नहीं कर सका इस रिवॉल्ट को, और ये रिवॉल्ट बार बार स्टार्ट होता रहा, और 1811 से 1817 में फिर से ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, है ना। 9 में बनाया इन्होंने ज़मींदारी, चलो 1 साल 2 साल 3 साल देखा इन लोगों ने, थोड़ा सा प्रेस होकर के रहे, लेकिन फिर से ये रिवॉल्ट स्टार्ट होता रहा। और ये स्टार्ट कब हो गया फिर से, आपका जाकर के 1811 से लेकर के 1817 में। अब यहाँ पे आगे देखने वाली बात यह है कि मुंडाज और ओराउंस क्या थे कि मेनली जो रेज कर रहे थे अपने वॉइस जमींदास और दिकूज के खिलाफ, है ना। 1807 में क्या होता है कि दुख मानकी जो तमाड़ के हैं, है ना, ये लीडर्स ऑफ मुंडाज रिवॉल्ट रहते हैं। 1807 के रिवॉल्ट की बात कर रहे हैं, और 1819 से 20 के बीच में जो रिवॉल्ट होती है, ये मुंडा ऑब्वियसली तमाड़ का ही रिवॉल्ट है। तो अलग अलग टाइम पे कौन कौन लोग रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे एक्टिवली, उसकी कहानी कही गई है। तो 1807 में जो थे वो दुख मानकी थे, तमाड़ के थे, है ना, जो कि रिवॉल्ट में को लीड किए। 1819 से 20 के बीच में रुदन एंड खूटा जो मुंडा थे ऑब्वियसली, वो लीडर्स ऑफ मुंडाज रिवॉल्ट थे उस समय। 6 पेजेस ऑफ रिवॉल्ट क्या क्या है यहाँ पे एक बार गौर डाल लेते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। डेट क्या है, 1782 से स्टार्ट हुआ, है ना रिवॉल्ट। 1782 से 83 1 साल तक जो रिवॉल्ट हुआ था, इसमें ठाकुर भोलानाथ सिंह और इसके मुंडाज साथी थे, जो इसके मुंडाज फॉलोवर्स थे, उन्होंने रिवॉल्ट किया। और यहाँ पे जो दमन करता थे, जो इंग्लिश ऑफिसर थे, वो कौन से थे, जेम्स कन्फर्ड नहीं, जेम्स क्रॉफर्ड, ये दमन करता बोला जा रहा है। ये ऑफिसर थे जो इनकी अगुवाई में, इनकी नेतृत्व में वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे, वहाँ के जो तहसीलदार थे, वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने एक्सप्लॉइट कर रहा था किसको, वहाँ के ट्राइबल्स को। फिर जाकर के 1789 1789 में ये जो रिवॉल्ट है फिर जो होता है सेकेंड फेज़ में, वो इसमें विष्णु एंड मौजी मानकी जाकर के इसको लीड करते हैं। और यहाँ पे जो दमन करता है जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, वो कौन है, लेफ्टिनेंट कूपर। फिर इसके आगे नेक्स्ट स्टार्ट होता है 1794 से लेकर के 98 में फिर रिवॉल्ट होता है। यहाँ पे फिर से भोलानाथ सिंह आ जाते हैं लीडर के रूप में, और कैप्टन लेमॉन्ड बेन इस समय यहाँ पे दमन करता होते हैं, या ब्रिटिश ऑफिसर्स है। 1807 और 1808 ईस्वी में जो 1708 से लेकर 7 और 8 के बीच जो रिवॉल्ट होता है, उसमें दुखनी शाही मुंडा हैं और कैप्टन राफसिस, हाँ यही नाम है, कैप्टन राफसिस यहाँ पर दमन करता होते हैं, या फिर इंग्लिश ऑफिसर होते हैं। तो दुखनी शाही मुंडा में कैप्टन राफजी हैं दमन करता। भोलानाथ के टाइम में 2 हुए, जेम्स कन्फर्ड और दूसरा लेमॉन्ड एंड बेन, है ना। इसके बाद फिर से 10-12 में आंदोलन शुरू होता है, तो ये बहुत लंबा चला था एक्चुअली, 6 फेजेज में है। तो 1810 और 12 के बीच में जो होता है, इसमें थे बख्तर शाह, है ना, और यहाँ पे जो दमन करता थे या फिर इंग्लिश ऑफिसर थे, वो थे LH ओडोनेल, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट में है वो है हमारा 1819 से लेकर 21 में जो होता है ये आंदोलन। वो आंदोलन यहाँ पे कहीं पे 20 भी लिखा हो सकता है, 21 भी लिखा हो सकता है, तो इस पर उतना ये ना करें। ये रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा, ये जो थे, इन्होंने लीड किया इस आंदोलन को 1819 और 21 के बीच में। तो ये नाम सब इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली, इसको याद ही कर लेने से हमें फ़ायदा है। यही नाम और डेटा पूछा जा सकता है पीटी में। यहाँ पे जो थे राफसेस कोलविन थे इंग्लिश ऑफिसर जो दमन करता थे। एक बार फिर से याद दिला देता हूँ मैं आपको। पहला क्या था, ठाकुर भोलानाथ सिंह, इसमें जेम्स कॉर्बेट था। दूसरा क्या, विष्णु और मौजी मानकी था दूसरे फेज़ में, है ना। तीसरा फेज़ से भोलानाथ सिंह, तो भोलानाथ सिंह 2 बार में आ गए, इन्हें याद रखना कोई टफ नहीं है। फिर था दुखनी शाही मुंडा, कैप्टन राफसेस था, बख्तर शाह और रुदन मुंडा एंड कुंटा मुंडा, ये सब थे जो कि 6 फेजेस में मिला करके इस आंदोलन में भाग लिए। ये कौन सा आंदोलन का बात कर रहे हैं हम लोग, तमाड़ का आंदोलन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
अब आगे बढ़ाते हैं आंदोलनों को और तिलक मांझी के आंदोलन को पढ़ते हैं हम लोग। तिलक रिवॉल्ट के आंदोलन को पढ़ते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ? 1783 में स्टार्ट हुआ। वेरी सॉरी, 1783 में स्टार्ट हुआ और 85 में ख़त्म हुआ। 2 साल का आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन नहीं था, लेकिन ये कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखता है अपने। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें वो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं और डेफिनेटली आने के चांसेस है। तिलक मांझी वॉज द फाउंडर ऑफ दिस आंदोलन, जो कि जबरा पहाड़िया थे। हाँ, तिलक मांझी, जबरा पहाड़िया, ऐसे करके याद रखते जाओ ये चीज़ को। बस यही हो सकता है आने वाला है। पर्पस ऑफ रिवॉल्ट क्या था? फ्रीडम ऑफ ट्राइबल्स को बचाने के लिए, फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स और फ्यूडलिज्म जो सामंतवाद है उसको ख़त्म करने के लिए, जो सामंतवाद जो चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए, ये पर्पस से इन्होंने स्टार्ट किया था लड़ना। सेंटर ऑफ रिवॉल्ट कहाँ था? वंचारी, जो आज करके वंचारी जोर, जो कि आज का भागलपुर है, भागलपुर के एरिया में है वंचारी जोर, तब का वंचारी जोर है ना, ये सेंटर ऑफ रिवॉल्ट था। ठीक है, संताल परगना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इस रिवॉल्ट से। और ये मेनली क्या करते क्या थे ये रिबेलियंस इस टाइम पे? इंग्लिश ट्रेजरी जो होता है, इंग्लिश का खजाना जो था, उनको लूटते हैं और गरीबों में बांट देते हैं, या ज़रूरतमंद जो थे उनमें बांट देते हैं, है ना। तिलक मांझी वॉज द ग्रेटेस्ट, मतलब आप कह सकते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट देखिए, ये रिबेलियंस तो थे लेकिन अपने लिए नहीं कर रहे थे, ये लूटते थे उनके ट्रेजरी को और बांट देते थे। अब तिलक मांझी क्या करते थे इन रिबेलियंस का? तिलक मांझी के इस रिबेलियन का एक साइन था रिबेलियन लोगों का, अपने में जो समझी जाती थी भाषा, वो क्या करते थे कि साल के पत्तों से, जो चेस्टनट ऑफ लीफ ऑफ चेस्टनट होता है, चेस्टनट लीफ जिसको कहते हैं, उसके वो इशारे की तरह यूज होता था इस आंदोलन में, है ना। साल के पत्तों को इशारे की तरह तिलक मांझी यूज़ करते थे आंदोलनकारियों को कुछ संदेश देना हो तो, है ना, अपने आंदोलनकारियों को। तो ये डेफिनेटली एक टेक्निक था, आप समझ लीजिए, टेक्निकल लड़ाई ये लोग लड़ रहे थे, टेक्निकल आंदोलन चला रहे थे ये लोग, है ना। सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि एक सवाल ये आ सकता है इंपॉर्टेंट, बार बार वोमेन वाला मैं जोर दे देता हूँ क्योंकि वोमेन ये ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है। ये वोमेन था यहाँ पर पहली बार जो पार्टिसिपेट किए आंदोलन में, वो औरतें भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किए। अच्छा, तिलक मांझी साहब क्या करते थे, क्या किए हैं कि गोरिल्ला वार को भी यहाँ से लीड किए हैं फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ सुल्तानगंज, है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। माउंटेन्स ऑफ सुल्तानगंज से गोरिल्ला वार को भी लीड किए हैं। तिलक मांझी की बात कर रहे हैं। अब क्या होता है, 13 जनवरी 1784 को तिलक मांझी मार देते हैं क्लीवलैंड को, भाई तीर से मार देते हैं किसको? क्लीवलैंड को, 13 जनवरी 1784 को। तो इससे भड़क जाते हैं प्रोबिटिसस, है ना। उसके बाद 85 को तुरंत इनके खिलाफ साजिश करते हैं और चीटिंग से इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, धोखेधड़ी से अरेस्ट कर लिया जाता है 1785 में इनको, तिलक मांझी को। और एक बरगद के वृक्ष से, बनियान ट्री से, भागलपुर के एक चौक है वहाँ पे इनको लटका दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है ना। और ये चौक को अभी हम लोग जानते हैं, अभी ये चौक जाना जाता है क्या से? तो बाबा तिलक मांझी चौक के नाम से जाना जाता है ये, है ना। कहा जाता है कि तिलक मांझी वॉज द फर्स्ट शहीद, मतलब पहले शहीद थे जो कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के दौरान हुए थे। मतलब झारखंड से, डेफिनेटली झारखंड से पहले शहीद जो थे वो तिलक मांझी थे। अब आता है चुआर रिवॉल्ट, है ना, चुआर रिवॉल्ट जो कि 1798 ईस्वी में शुरू हुआ, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये सिंहभूम के एरिया में स्टार्ट हुआ ये चुआर रिवॉल्ट, और अप्रैल 1798 में क्या हुआ, चुआर्स ऑफ घाटशिला, बिंदु, मंडलखंड और पुरुग्राम और मिदनापुर रिवॉल्टेड, ये सभी मिल करके रिवॉल्ट किए जा करके। और रिवॉल्ट करने का रीज़न क्या था? तो लैंड रेवेन्यू को जो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले तो लैंड छीन लिया था यहाँ के लोगों से। सिंहभूम का जो चुआर राजा कह सकते हैं, चुआर जो ग्रुप्स थे, जो ट्राइब्स थे, उनके लैंड को इन लोगों ने छीन लिया, मतलब अपने अधीन कर लिया, सरकारी बना दिया और उस पर टैक्स भी लगा दिया। और टैक्स भी इतना बढ़ा दिया कि इन लोगों को रिवॉल्ट करना पड़ा बाद में। अब देखते हैं कि और फिर इनके रिवॉल्ट को जो इतने लोग मैदानपुर और ये सब जो रिवॉल्ट किए, वहाँ के लोगों को बाद में जून 1798 में चुआर्स ऑफ बंकुरा
पैक एंड उड़ीसा भी ज्वाइन कर लिए इन लोगों को, है ना। इन सभी एरिया के भी चुआर्स ने इनको ज्वाइन किया। तो फाइनली क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट होने लगा। तो बहुत बड़ा इसका हिस्ट्री नहीं है एक्चुअली चुआर्स का। तो बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट होने लगा, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने फाइनली बोला छोड़ो यार सर दर्द है, और ये रिटर्न्स कर दिए सभी को जिनसे जिनसे लैंड ली गई थी उनको। और यहाँ पे फाइनली ये रिवॉल्ट यहाँ पे इन लोगों का शांत हो गया, ठीक है। अब आता है कौन सा, चेरो रिवॉल्ट। चेरो रिवॉल्ट का क्या कहानी है देखते हैं। चेरो रिवॉल्ट 1770 से लेकर 1818 तक चलने वाला रिवॉल्ट है। ये भी एक छोटा मोटा रिवॉल्ट नहीं, ये भी बहुत लंबा रिवॉल्ट चला है ना। चेरो रिवॉल्ट की बात करें तो ये पहला फेज में इस रिवॉल्ट में क्या हुआ कि पलामू के चेरो किंग जो थे चित्रजीत राय, है ना, वो अपने दीवान जगन्नाथ सिंह के साथ ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिए। मतलब ब्रिटिश के खिलाफ जंग को कर गए, है ना, उनके खिलाफ रिबेलियन का ग्रुप बना लिया, ठीक। चेरो पलामू के कौन कौन सा वर्ड इसमें यूज़ है, पलामू, चेरो किंग चित्रजीत राय और इनके दीवान कौन, जगन्नाथ सिंह, रिवॉल्ट कर दी ब्रिटिश के अगेंस्ट। अब क्या हुआ कि 1 जुलाई को, हालांकि ये लोग हार गए, है ना, चित्रजीत हार गए ब्रिटिश के हाथ। और ब्रिटिश ने क्या किया कि 1 जुलाई 1771 को गोपाल राय को यहाँ का राजा बना दिया गया, पलामू का। गोपाल राय को राजा बना दिया गया, कहाँ का, पलामू का। या गोपाल राय और पलामू का किंग, ये याद रखें, रिलेट करके क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड फेज में क्या हुआ कि अब 1800 से लेकर 1819 की बारी आती है। इसमें भूकन सिंह और इसके ट्राइब्स ने मिलकर रिवॉल्ट कर दिया। भूकन सिंह और ट्राइब्स ने, याद रखें, भूकन सिंह एंड इट्स ट्राइब्स। उसके बाद अगेन बहुत ज़्यादा, और इसमें किसके खिलाफ किए थे, यहाँ पे भी एक्सेसिव टैक्स और री एक्विजिशन ऑफ पट्टा सिस्टम का री एक्विजिशन और एक्सेसिव टैक्स होने के कारण भूकन सिंह और इसके ट्राइब्स जो दोस्त थे, ट्राइब्स फॉलोवर थे, उन्होंने इसके खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया। अब 1809 में फिर से ब्रिटिशर्स ने जमींदारी पुलिस फोर्स मेड कर दिया, बना दिया रिवॉल्ट्स को सप्रेस करने के लिए। लेकिन 1813 में फिर क्या होता है कि चेरो किंग, इसी के परिणाम स्वरूप चेरो किंग जो ब्रिटिशर्स के द्वारा रखा गया था उतना टैक्स, उनको पे करने में असफल रह जाता है। और इस तरह से ब्रिटिशर्स क्या होते हैं, इस किंगडम को, चेरो किंगडम को ही पूरा घनश्याम सिंह के हाथों बेच डालते हैं। और यहाँ से चेरो किंगडम का एंड हो जाता है, पतन हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है यहाँ से चेरो किंगडम। इसके आगे स्टार्ट होता है क्या, हो रिवॉल्ट, है ना, या फिर जिसको कहते हैं हम लोग हो विद्रोह। इसमें क्या हुआ, ये 1820 में स्टार्ट होता है ये विद्रोह और 1821 में जाकर के समाप्त हो जाता है। हुआ क्या, सिंहभूम क्षेत्र में स्टार्ट हुआ ये विद्रोह। अगेन ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही हुआ, उनके एक्सप्लॉयटेशन और ज़मींदार के, है ना, ज़मींदार या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिशर्स या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ज़मींदार के खिलाफ ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। मेजर जो रफसेज थे ये लीडर थे उस समय के, है ना, जो स्टार्ट करे ये आंदोलन। और उसके बाद कैप्टन जो विल्किंसन थे, विल्किंसन याद रख सकते हैं। रफसेज, मेजर सर रफसेज वाज द लीडर और विल्किंसन ने इस वाले रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया, दबा दिया। तो हो रिवॉल्ट बहुत लंबा नहीं चला, ये दब गया। इसका फाइनल कुछ रिजल्ट वैसा नहीं देखने को मिलता है। हम लोग आगे देखते हैं कोल रिवॉल्ट या फिर कोल आंदोलन या कोल रिवॉल्ट जो था वो कब से कब चला, वो 1831 से लेकर के 32 ईस्वी तक चला। ये 1 साल, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिजल्ट आया है। यहाँ पे फाइनली ने इस विद्रोह का असर पड़ा था ब्रिटिशर्स पे, और इन्होंने जो कुछ कंक्लूडिव डिसीजन लिया था इन लोगों ने, ठीक है। मुंडा प्लस हो ट्राइब्स दोनों मिलकर के इस विद्रोह को कर दिए थे। यहाँ पे एक कोई ट्राइब नहीं था, मुंडा और हो दोनों ने मिलकर किया। क्षेत्र कौन कौन सा था विद्रोह का, सिंहभूम, पलामू और पार्ट्स ऑफ मानभूम। अगेन मानभूम जो आज के पश्चिम बंगाल में है और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट को बताता है ये कि कौन सा है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, है ना। जो यहाँ पे कोल विद्रोह के लीडर थे, नेता थे, वो बुद्धू भगत थे।
कोल विद्रोह याद रख लो, बुद्धू भगत, नाम भी आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बुद्धू भगत जो लीडर थे इनके कोल विद्रोह के वो, और लेकिन ये मारे गए अपने भाई, इनकी भाई को, इनके साथ साथ इनके भाई को भी मार दिया गया और इनके बेटे को भी मार दिया गया, और इनके 100 अदर फॉलोअर्स को भी ब्रिटिशर्स ने मार दिया। इनके कौन, किनके, बुद्धू भगत के। बुद्धू भगत कौन थे, कोल विद्रोह के जनक थे, कोल विद्रोह के लीडर थे। इनके मरने के पश्चात 2 अदर लीडर्स जो थे, सुरगा और सिंदरई, इन्होंने चालू रखा था विद्रोह को, फाइट करना जारी रखा, लेकिन 1832 ईस्वी में फाइनली इन्होंने सरेंडर कर दिया। ये भी सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद फाइनली ये रिवॉल्ट को भी सप्रेस्ड कर दिया जाता है। लेकिन इनका जो फाइनल ये होता है, आप कह सकते हैं कि फाइनल इनका जो कंक्लूजन होता है, फाइनल जो रिज़ल्ट आता है इस रिवॉल्ट का, वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा परिणाम दे करके जाता है। वो कौन सा, कि साउथ वेस्ट बॉर्डर एजेंसी वाज फॉर्म्ड इन 1833, है ना। साउथ वेस्ट बॉर्डर एजेंसी को फॉर्म किया जाता है कहाँ, 1833 में। और एक और जो आता है, जो मानकी मुंडा सिस्टम को फाइनेंशियल स्टेटस दे दिया जाता है, मानकी मुंडा सिस्टम को फाइनेंशियल स्टेटस दे दिया जाता है और जुडिशियल पावर दे दिया जाता है, ठीक है। एक और आता है कि ये सप्रेस तो कर दिया गया इस रिवॉल्ट को, लेकिन लैंड जो ली गई थी सारे ट्राइबल से, उनको रिटर्न कर दी जाती है। ओके, आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग क्या भूमिज रिवॉल्ट कौन सा था, जो कि भूमिज विद्रोह जिसका नाम दिया गया 1832 में स्टार्ट हुआ। 1832 में इससे पहले का रिवॉल्ट ख़त्म हुआ, और 1832 में ये रिवॉल्ट हम लोग देखते हैं भूमिज से 32 से 33 चला। इनके जो जनक थे भूमिज विद्रोह को जो स्टार्ट किए थे, उन्होंने वो गंगा नारायण ने स्टार्ट किया था। ये वीरभूम और सिंहभूम के एरिया में है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 3 ही पॉइंट है। गंगा नारायण सिंह याद रखना है आपको। वीरभूम और सिंहभूम एरिया में स्टार्ट हुआ था, 1832 से 33 में के बीच में चला था। भूमिज रिवॉल्ट नाम था इसका, और इसमें एक मस्त सा स्लोगन दिया गया, स्लोगन नहीं सॉरी, इसको कहा गया क्या, इस आंदोलन को गंगा नारायण का हंगामा के नाम से जाना गया। हंगामा, गंगा नारायण का हंगामा, ये एक नाम था इसका, इस विद्रोह का। चलो, जैसा कि बताया था कि संथाल विद्रोह बहुत ही इम्पॉर्टेंट विद्रोह होने वाला है एक, तो ये आ चुका है संथाल विद्रोह। इसके बारे में देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सब डिस्कस किया मैंने, बस और कुछ नहीं किया है। तो बहुत कहानी में नहीं जाएंगे, लेकिन लिटिल बिट कहानी तो आपको बता ही दूंगा, ठीक है। संथाल विद्रोह को ही हूल रिवॉल्ट भी कहा जाता है। हूल विद्रोह चला कब, 1855 से 1856। मैंने आपको बताया था कि जो सरदार क्या नाम था उनका, जो भी सरदार नाम था, उन्होंने ये पहाड़ियों और संथाल्स को एकत्रित किया था, है ना। पहाड़िया विद्रोह के टाइम में जो कर दिया गया था, ठीक है। तो उनको फिर से एक संगठित किया, और वो जाकर के 1855 में फिर इन्होंने संथाल विद्रोह के नाम से विद्रोह किया था। इसमें था क्या, इस विद्रोह को और नाम दिया जाता है हूल। हूल का मतलब होता है क्रांति। हूल रिवेलियन, संथाल हूल, सिद्धू कानू रिवेलियंस और मुक्ति आंदोलन के नाम से इनको जाना जाता है। सिद्धू कानू रिवेलियंस और मुक्ति आंदोलन। मेन रोल जो होता है सिद्धू कानू का ही होता है, क्योंकि यही लीडर है यहाँ पर। और इन सिद्धू कानू अलग अलग लोग हैं, सिद्धू और कानू लीडर्स हैं। इनके भाई और इनके बहन के बारे में बताया गया है कि ये लोग भी इस आंदोलन में, इस रिवॉल्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इनके भाई जो थे वो चांद और भैरव, 2 भाई थे। इनकी 2 बहनें हैं, जो कि 2 बहनों का नाम है झानो एंड फूलो ना। ये भी बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इस वाले आंदोलन में, ठीक है। हूल मीन्स क्रांति होता है या बगावत होता है, मैंने बता दिया आपको, क्रांति या फिर बगावत। पहला जो जन क्रांति है ऑफ संथाल परगना, है ना, जो पहला जन क्रांति ऑफ संथाल परगना है, ये बताया गया है किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा। इस संथाल रिबेल को बताया गया, संथाल विद्रोह को पहला जन क्रांति संथाल परगना को किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, काउजेज ऑफ रिबेलियंस क्या था यहाँ पे, काउजेज ऑफ रिबेल को एक एक करके देखते हैं हम लोग। पहले इंग्लिश की कॉलोनाइजेशन, जो अंग्रेज यहाँ अगर कोई बसने लगे थे, अपनी कॉलोनीज बनाने लगे थे, ये एक बड़ा रीज़न था। ये भी
प्लस में वो तो बस ही रहे थे, लेकिन ये एक्सप्लॉइट भी करना चालू कर रहे थे यहाँ के ट्राइबल्स को। तीसरा क्या था, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ संथाल वुमेन। संथाल ही सिर्फ नहीं, इनके वुमेन्स को भी ये एक्सप्लॉइट कर रहे थे। उसके बाद इंक्रीज इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन, मनी लेंडर्स जो पहले पैसे देते थे खेती बाड़ी करने के लिए ट्राइबल्स को, उनमें भी बढ़ोतरी कर दी गई थी। और ये भी एक वजह था कि यहाँ पे विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में एक नारा दिया गया, वो कौन सा था, अपना देश अपना राज, है ना। इसमें संथाल्स ने एक नारा दिया, वो कौन सा नारा, अपना देश अपना राज। कहानी क्या है इसमें थोड़ी सी जानते हैं। ये विद्रोह कैसे शुरू हुआ, संथाल्स ने कैसे शुरू किया इस विद्रोह को। क्या होता है कि एक मनी लेंडर है, एक साहूकार है, वो अचानक से उसके घर में एक मामूली चोरी होती है, मामूली चोरी मतलब मामूली चोरी, और उन्होंने क्या किया है कि दिद्धी थाना, याद रखें अगर नाम याद रहे तो, दिद्धी थाना के जो थानेदार हैं, दरोगा हैं वहाँ के, दरोगा हैं जो महेश लाल, उन पे कंप्लेन लिखाती है उनको, और उनके हेल्प से संथाल्स को गिरफ्तार कर लेते हैं, कुछ संथाल्स को, ठीक है, और जेल में डाल देते हैं। अब ये गिरफ्तार संथाल्स जो जेल में है, उनमें से एक संथाल जिसका नाम है विजय मांझी, उनकी डेथ हो जाती है जेल में ही। अब ये इससे उनकी अगर जेल में डेथ हो जाती है तो बाकी संथाल भाई होते हैं जो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, और एक संथाल भाई ने क्या किया कि इस महेश लाल को जिम्मेवार ठहराते हुए इनकी हत्या कर देते हैं ये। और इसके बाद बाकी संथाल भी इसकी समर्थन करते हैं, और यहाँ से स्टार्ट होता है ये, जी हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है ये आंदोलन, और यहाँ से ये तेज़ पकड़ लेता है, बहुत तेज़ी से रफ्तार से ये आंदोलन चलने लगता है। तो इसको मैंने एक ये बॉक्स में बनाने की कोशिश की है याद रखने के लिए। मनी लेंडर्स है इसके घर में चोरी होती है, ये दिद्धी थाना में जाता है, यहाँ के दरोगा हैं कौन, महेश लाल साहब, इनके हेल्प से संथाल्स जेल में होते हैं, गिरफ्तार करा ली जाती है। जेल में विजय मांझी की हो जाती है मौत। विजय मांझी की मौत होने के बाद महेश लाल को एक संथाल मार देते हैं। इसको क्या करता है, बहुत सारे संथाल्स क्या होते हैं, सपोर्ट कर देते हैं इनकी डेथ, इनको मारने का। अब यहाँ बहुत तेज़ हो जाता है यहाँ से आंदोलन। तो इसी के फलस्वरूप क्या होता है, 30 जून 1855 को एक मीटिंग होती है। कहाँ मीटिंग होती है, भोगनाडी विलेज में। भोगनाडी क्या है, भोगनाडी विलेज है कहाँ, सिद्धू और कानू का ही विलेज है ये, यहाँ जहाँ पे पैदा हुए हैं ये। इस विलेज में क्या होता है, 400 विलेज के 6000 से ज़्यादा आदिवासी शामिल होते हैं इस मीटिंग में, जो 30 जून 1855 को हो रही है। यहाँ पे इन्होंने नारा देता है ये लोग, यहाँ पे एक नारा भी देते हैं, अपना देश अपना राज का नारा, ठीक है। और यहीं पे डिसीजन ली जाती है कि सिद्धू को राजा बना दिया जाता है, कान्हू को मिनिस्टर यानी मंत्री बना दिया जाता है, चांद को एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक बना दिया जाता है, और भैरव को कमांडर बना दिया जाता है। कमांडर यानी कि सेनापति बना दिया जाता है। सेनापति किसका, जो रिबेलियन ग्रुप यहाँ पे बना, संथाल रिबेलियन बना, उसका सेनापति बना दिया जाता है, किसको, भैरव को। 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं हूल दिवस के रूप में, याद रखें बस, ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पे लिखी गई है। अब क्या होता है, यहाँ पे आंदोलन बहुत तेज़ हो जाता है, तो सप्रेश करने के लिए इस आंदोलन को 7 जुलाई, ठीक है, जून को बना ये सब टीम, आंदोलन बहुत तेज़ चल रहा है। 7 जुलाई को जनरल लॉयड आते हैं यहाँ पर भारत, है ना, और ये क्या करते हैं, इस आंदोलन को देखते हुए एक मिलिट्री की टुकड़ी बनाते हैं, और जिसका मेजर बनाते हैं किसको, मेजर बारो को, और जी या फिर मुखिया बनाते हैं उस टुकड़ी का, और वो उन्हें क्या बोलते हैं कि जाओ संथाल्स पे अटैक कर दो। संथाल्स पे ये अटैक करते हैं, लेकिन किस्मत से देखिए कि संथाल्स इतने मजबूत हो चुके हैं कि ये मेजर बारो को मार देते हैं, और ये हार जाते हैं। मेजर बारो अपनी सेना के साथ हार जाते हैं वहाँ पे संथाल के यहाँ। तो इनको और ताकत मिलती है संथाल्स को इस वाले लड़ाई से, और ये ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, मजबूत फील करते हैं। अब 13 नवंबर 1885 को क्या होता है, 85 नहीं सॉरी ये 55 होगा, 85 कहाँ से आ गया, 55-56 का विद्रोह है। तो इसको देखते हुए सरकार बहुत डर जाती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और मार्शल लॉ लगा देती है ब्रिटिश सरकार, है ना। दिसंबर 1855 में क्या होता है कि यहाँ पे
दुर्भाग्य से सिद्धू मुर्मू जो होते हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं। सिद्धू मुर्मू को अरेस्ट कर लिया जाता है और 5 दिसंबर 1855 को यहाँ पे भागलपुर पे इनकी कार्रवाई होती है, भागलपुर कोर्ट में, और वहाँ पे इनको सज़ा दे दी जाती है किस फांसी की, और इन्हें लटका दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है। डेफिनेटली आप समझ लीजिए भागलपुर कोर्ट में होंगे कौन, ब्रिटिश के ये होंगे, जज होंगे, है ना। तो सिद्धू मुर्मू को ये लोग दे देते हैं फांसी। अब चांद और भैरव को भी मतलब इतना डर जाता है ब्रिटिश सरकार कि चांद और भैरव को भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कहाँ? बढ़ैत में। तो आप याद रखें बस, चांद और भैरव को गोली मारकर हत्या कर जाती है। कान्हू साहब को क्या होता है कि 1856 में ये भी अरेस्ट कर लिए जाते हैं, इन्हें भी पकड़ लिया जाता है और इन्हें अपने ही विलेज जो भोगनाडीह, मैंने आपको बताया था ना, कान्हू को भोगनाडीह विलेज में 1856 को 23 फरवरी, है ना, 23 फरवरी 1856 को फांसी दी जाती है यहाँ पर इनको, अपने ही विलेज में। संथाल विद्रोह के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर देखें हम, तो इसमें मोर देन 50,000 जो संथाल मेन एंड वुमेन पार्टिसिपेट किए हुए हैं और मोर देन 15,000 इसमें रिबेलियंस मारे गए थे संथाल विद्रोह में। तो ये आप समझ सकते हैं कि कैसा विद्रोह था, ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना। 30 नवंबर 1856 को क्या होता है कि संथाल एरिया वाज मेड, ये इसके परिणाम स्वरूप इन आंदोलन विद्रोह होने के बाद होता है ये 1856 में। 30 नवंबर 1856 में क्या होता है कि संथाल एरिया को एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है एज ए नॉन रेगुलेशन जिला, है ना। इसका नाम दे दिया जाता है क्या? नॉन रेगुलेशन जिला या नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, विच वॉज नेम्ड, बाद में इसे संथाल परगना का भी नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं सरदारी मूवमेंट के बारे में, है ना, जो 1858 से 1895 तक चला। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 2-3 पॉइंट्स है वही लिखी हुई है, वो देख लो। मुल्की या मिल्की मूवमेंट इसको कहा गया। मुल्की यानी मातृभूमि, मुल्क समझ आता है ना, मुल्की या मिल्की मूवमेंट, इसे मातृभूमि की आंदोलन कहा गया। इसमें क्या था कि कोल विद्रोह, आपको याद होगा कि कोल विद्रोह के टाइम जो विद्रोह के बाद वहाँ से मूव कर गए थे, वहाँ से चले गए थे कहीं और, वो बहुत टाइम के बाद 1831-32 में जो कोल विद्रोह हुआ था, वो जो 58 में इधर आते हैं वापस, तो उन्हें अपनी ज़मीन चाहिए होती है वापस, लेकिन उसी ज़मीन को वो लोग नहीं दे रहे होते हैं, है ना। तो उसी को वापस पाने के लिए उन लोगों को मूवमेंट चलाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। यही है सरदारी मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें डेट बस याद रखें आप, 1858 से 95 के बीच ये विद्रोह चला था। मुल्की और मिल्की विद्रोह इसका नाम दिया गया, ठीक है। सफ़ा होड़ मूवमेंट, है ना। सफ़ा होड़ मूवमेंट क्या है? ये एक तरह का ऐसा मूवमेंट था जो संथाल्स को चेंज करने का, जो संथाल के रहने सहने का जो तरीका था, उनके रहन सहन का, उनके जो खाने पीने का तरीका था, उनके जो कल्चर प्रैक्टिस करने का तरीका था, उनमें बदलाव लाने की बात हुई थी इसमें सफ़ा होड़ मूवमेंट में। ये ब्रिटिश के खिलाफ कोई वैसा उस तरह का मूवमेंट नहीं देखा जाता है। इसमें क्या था, इसमें लाल बाबा के नाम से जो लाल हेम्ब्रॉम नाम के जो आदमी हैं, व्यक्ति हैं, लीडर हैं, इसमें लाल बाबा के भी नाम से इन्हें जाता है, इन्होंने ही ये मूवमेंट को स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? तो 1870 में, ठीक है। इस मूवमेंट के थ्रू क्या बोला था उन्होंने? एक मंत्र दिया जिसका नाम था राम नाम, है ना। और ये संथाल्स को उन्होंने उपदेश दिया, संथाल को बताया कि क्या बोला कि स्टॉप ईटिंग नॉनवेज को खाना बंद कर दो, ड्रिंकिंग भी बंद कर दो, अल्कोहल ड्रिंकिंग जो होती थी, शराब पीना, मदिरा पान को भी बंद कर दो। ये उन्होंने बताया उन लोगों को। कौन? लाल बाबा ने संथाल्स को। तो ये संथाल से रिलेटेड आंदोलन है, अब ये भी याद रखें, है ना। पूछ ले अगर कि ये आपका कौन सा आंदोलन की बात कर रहे हैं हम लोग, कि सफ़ा होड़ मूवमेंट किस से रिलेटेड है, कौन से ट्राइबल से रिलेटेड आंदोलन है? तो ये संथाल से रिलेटेड आंदोलन है। अब इसमें बंगम मांझी का एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है, फ़ैका मुर्मू का आता है, पगान मरांडी का आता है, मरांडी का, फिर क्या है, भाटू सोरेन का आता है, और रसिक लाल का। ये इम्पॉर्टेंट नाम है जो इसमें आते हैं इस आंदोलन में, ठीक है।
बेसिकली इस आंदोलन को चलाया गया था प्योरिटी ऑफ वो उनके रिलीजन को देखने के लिए, है ना, उनके रिलीजन को प्योर बनाने के लिए, संथाल्स को प्योर बनाने के लिए ये मूवमेंट का था। ओके, देखते देखते आ चुके हम लोग खरवार मूवमेंट तक, है ना। ये क्या होता है, 1874 ईस्वी में स्टार्ट होता है खरवार मूवमेंट। इसका जो रिलेशन है, इसकी कहानी वो ऐसी है कि ये भागीरथ मांझी, है ना, के द्वारा स्टार्ट होता है। भागीरथ मांझी, जिसको बाबा भी बोलते हैं, इस आंदोलन में। और ये कहाँ के, गोड्डा के तहलडीहा विलेज के रहने वाले थे भागीरथ मांझी, है ना। ये नॉन वायलेंट स्ट्रगल इसको बोला गया है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है। ये कुछ कुछ सिमिलर था इससे पहले वाले मूवमेंट, सफाहोड़ के मूवमेंट के ही तरह। देखते हैं कैसे। इस आंदोलन को भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है, सीधा सीधी यही नाम से, भागीरथ मांझी का आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता था। ये एरिया, जिस एरिया में आंदोलन हो रहा था, वो कौन सा था, संथाल परगना एरिया था। भागीरथ मांझी ने क्या बोला कि मैं राजा हूँ, खुद को राजा डिक्लेयर कर दिया। किसका, बोन्सी विलेज का, बोन्सी विलेज है एक, उसका राजा खुद को डिक्लेयर कर दिया। और इन्होंने मूवमेंट को या रिवॉल्ट को करने का जो कारण था वो ये बताया कि इन्हें रेंट पे करना पड़ता था, जो लैंडलॉर्ड्स और गवर्नमेंट को, वो रेंट के ये खिलाफ थे। और उसके बाद इन्होंने मेथड स्टार्ट किया कि ये खुद ही रेंट खुद को देंगे, ये खुद को रेंट पे करेंगे, और इसको बोलते हैं खुद लगान प्राप्ति करना। इनका ये कहना था, इन्होंने इसकी बात करी। ये सफाहोड़ मूवमेंट के ही सिमिलर था। यहाँ पे भी मीट और अल्कोहल, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब चीज़ों में बैन कर दिया गया क्या कि मतलब इनका उपदेश था भागीरथ का कि इन सब चीज़ों से दूर रहें, इन सब चीज़ों को ना अपनाएं। भागीरथ मांझी का ये कहना था, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सन और दुर्गा को पूजा किया जाता था, सन और दुर्गा की पूजा होती थी। और ये मूवमेंट बाद में, इसको मतलब इस मूवमेंट, ये इस तरह का मूवमेंट था ना, बहुत शांत मूवमेंट था, नॉन वायलेंट था, तो इसको बाद में देखा गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जैसा। अगर बाद के मूवमेंट को रिलेट किया जाए तो बाद का जो गांधी जी का मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके तरह रिलेट किया गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जैसा रिलेट किया गया, जो कि झारखंड आंदोलन से रिलेटेड है। ये मुंडा रिवॉल्ट का जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो रिवॉल्ट है, ये 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी तक जो हुआ है, और स्टार्ट हुआ ऑब्वियसली 1895 में, और इसको स्टार्ट किया गया किसका, बिरसा मुंडा के द्वारा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट में से एक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं, मैंने जैसा देखा नोट्स बनाने के टाइम पे। तो चलो देखते हैं फटाफट क्या क्या है। बिरसा मुंडा इनके तो लीडर थे, ये उन्होंने ये स्टार्ट किया था इस मूवमेंट को। अब इसको मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा उलगुलान के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो उलगुलान नाम के विलेज में हुआ था, और वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था, ये भी याद कर लो। अब देखो, 75 में इनका हुआ था जन्म, और 95 में इन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। मतलब 75 से 10, 85, 10, 95, मतलब 20 साल की उम्र में इन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया था। ओ माय गॉड, आप समझ सकते हो, ही वॉज सो ब्रेव, है ना। तो मतलब 20 साल की उम्र में जो आदमी रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया, और देख लो 95 में हुआ, और 1900 में वो इनका डेथ भी हो जाता है, जो मुंडा साहब का है, बिरसा मुंडा का जो डेथ भी हो जाता है 19 में जा कर के, है ना। ठीक है, अब ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड और सबसे ज़्यादा फेमस मोमेंट माना जाता है, इसको मोस्ट इन्फ्लुएंस एंड मोस्ट फेमस मोमेंट के नाम से रहा। अब रीज़न ऑफ रिवॉल्ट क्या था, इसमें से कौन कौन से रीज़न थी कि जिनके कारण बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन को शुरुआत किया, इस विद्रोह का शुरुआत किया। तो इसमें सबसे पहले आता है खुटकट्टी मूवमेंट सिस्टम, है ना। खुटकट्टी सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया था बैट बिगारी सिस्टम से। नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, बैट बिगारी। खुटकट्टी का मतलब क्या होता था, और वो बताता हूँ इसके बाद, जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स या लेबर्स स्टार्ट हो गया था वहाँ पर, है ना।
झारखंड में। तो ये खूटकट्टी होता क्या है? खूटकट्टी एक्चुअली ऐसा चीज़ होता है, समझो कि पहले क्या करते थे कि आदिवासी समाज, ट्राइब समाज मिल करके जंगलों को काटना स्टार्ट करते थे। अब जंगलों को जैसे काटना स्टार्ट करेंगे, ये मान लो पेड़ है, ये पेड़ है, इस तरह के जंगलों को काट करके इन्होंने लैंड बनाया, ये खेती एक कल्टीवेबल लैंड बनाया। अब कल्टीवेबल लैंड बनाया तो इसमें ऑब्वियसली एक आदमी तो जंगल नहीं काटा, तो बहुत सारे परिवार के लोग, मर्द लोग जा कर के जंगल को काटे होंगे। तो बाद में क्या किया जाता था कि इसी जंगल को, या जंगल से कटा हुआ जो ज़मीन निकला, इसको डिवाइड कर दिया जाता था बराबर हिस्सों में, जितने लोग जाते थे उतने में, और उनको एक एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था और वो उन पे मालिकाना हक रखते थे वो लोग। तो ये थी खूटकट्टी की व्यवस्था। बाद में इसको अंग्रेज़ों ने रिप्लेस कर दिया बैठबेगारी से। इसका मतलब क्या होता है? नाम ही है सिंपल, बैठबेगारी मतलब ये बंधुआ मजदूरी की तरह होता है। इस तरह से बंधुआ मजदूरी इसको कहते हैं। मतलब इन्हें यहाँ पे फोर्स लेबर स्टार्ट हो गया, मतलब ज़मीनी हक इन लोगों से छीन ली गई और उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसको फोर्स लेबर कराया। मतलब अनपेड लेबर भी बोल सकते हैं इसको, पैसे भी नहीं मिलते थे और लेबर कराते थे, काम कराते थे, है ना। उसके बाद और भी रीज़न ये थी कि फॉल्स एश्योरेंस दिया गया मिशनरीज से के द्वारा। मिशनरीज उस समय थे, मतलब मिशनरी जनरली जो इंग्लैंड के लोग आए हुए थे, उन्होंने ही यहाँ के मुंडाओं को या फिर अदर ट्राइब्स को का जो धर्म परिवर्तन करके, और भी मिशनरी में एक और भी चीज़ यहाँ पर हुई थी कि उन्होंने मिशनरीज़ में उनको शामिल करना स्टार्ट किया। तो मिशनरीज़ का जो लैंड रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म था, मिशनरीज़ का जो एश्योरेंस था, उसके खिलाफ भी, मतलब झूठे वादे करते थे कि नहीं, इसको खूटकट्टी को फिर से व्यवस्था लाया जाएगा, बैठबेगारी को हटाया जाएगा। ये मिशनरीज़ ने उन्होंने बार बार दावा किया, लेकिन ये भी झूठा निकला। उसके बाद फिर छोटा नागपुर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1894 बन गया उसी समय अंग्रेजी गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, जिसमें जंगलों की कटाई से वो लोग रोकने लगे। ये भी एक लाइवलीहुड को तबाह करने वाला था वहाँ के उस समय के जो लोग थे, उस समय के जो ट्राइब्स थे वहाँ पर झारखंड में, उनके लिए। अब क्या हुआ कि 1895 में, है ना, 1800 याद रखिए, 1895 में ही ऑब्वियसली शुरू हुआ था ये विद्रोह। तो 1895 में ही बिरसा मुंडा ने खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड डिक्लेयर कर दिया, मैसेंजर ऑफ गॉड बताया और लोगों में प्रचार प्रसार किया उन्होंने उस टाइम। ठीक है, इस आंदोलन का मुख्य ऑफिस अगर पूछा जाए तो कहाँ था, तो मेन ऑफिस, मुख्यालय कहाँ था? खूंटी में, है ना, रांची से जो सटा हुआ ज़िला है अभी, वहाँ पर है। और ये पहला, आप इसको ऑफिशियली कह सकते हैं कि आर्म्ड रिबेलियन था, पहला आर्म रिबेलियन इसी को बोला जाता है। मानकी मुंडा का बहुत बड़ा योगदान रहा। ऑब्वियसली इसके अलावा और भी लोग थे, लेकिन मानकी मुंडा क्या है कि फ़ीमेल है ना, तो सवाल में भी आई थॉट हो सकता है आ जाए। मानकी मुंडा का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कि गया मुंडा की वाइफ है ना। उस समय गया मुंडा क्या थे? गया मुंडा थे उस रिबेलियन ग्रुप के कमांडर इन चीफ, जिसको बोला जाता है सेनापति, कमांडर थे, है ना। उसके बाद उसी समय एक जो गीत हुई जो बहुत फेमस हुई, कटोंग बाबा कटोंग, है ना, ये गीत गाया गया उन रिबेलियंस के द्वारा। बिरसा मुंडा के जो सहयोगी थे, रिबेलियंस थे, उनके द्वारा कटोंग बाबा कटोंग सॉन्ग का जो गाना था वो गुनगुनाया गया। साथ ही में एक और स्लोगन, एक और नारा लाया गया, वो था अबुआ राज अबुआ राज एट जाना। और इसके बाद फिर इसके साथ ही में था महारानी राज टुंडू, अबुआ राज एट जाना एंड महारानी राज टुंडू। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना। इसका मतलब क्या था कि अब जो है मुंडा राज स्टार्ट होगा, मतलब अपना राज स्टार्ट होगा, मुंडाओं का राज स्टार्ट होगा, और यहाँ से महारानी का राज क्या होगा? समाप्त होगा। महारानी का जो शासन है वो समाप्त होगा। इसके बाद ये अगर बिरसा मुंडा की इम्प्रिजनमेंट की कहानी देखी जाए, या उनको कब कब गिरफ़्तार किया गया है, तो इसको 2 बार इन्होंने गिरफ़्तारी इनकी हुई। पहला तो गिरफ़्तारी हुआ 24 अगस्त 1895 को, और ये 2 साल समझ लो, लगभग 2 साल जेल में रहे, 30 अगस्त 1897 तक। उसके बाद 30 अगस्त 1897 को इन्होंने उसके बाद वहाँ से छूटा, तो 3 फरवरी फिर से 1900, ये मूवमेंट चल ही रहा था। उसके बाद 97 के बाद 3 साल फिर इन्होंने लड़ाई लड़ी, मूवमेंट लड़ी। उसके बाद 3 फरवरी 1900 को क्या हुआ? इनकी गिरफ़्तारी हो गई फिर से, है ना। और 3 फरवरी 1900 को कैसे गिरफ़्तारी हुई? तो सरकार ने ये इतनी परेशान हो गई थी, अंग्रेज़ी हुकूमत उस समय, कि इनके ऊपर एक इनाम रखा गया, बिरसा मुंडा को पकड़वाने का इनाम रखा गया। तो बिरसा मुंडा को पकड़वाने के इनाम के कारण इनको कैसे पकड़ा गया? तो उस समय क्या हुआ कि
500 का इनाम रखा था, बहुत ज़्यादा रकम भी नहीं थी लेकिन 500 का इनाम था। इस दौरान क्या हुआ कि बंद गांव के जगमोहन सिंह, है ना, बंद गांव के जगमोहन सिंह, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, उसका एक खास आदमी था, शागिर्द जिसको कहते हैं, वो वीर सिंह महली। इन्होंने इन्फॉर्म कर दी कि बिरसा मुंडा है जो जमकापाई है, जमकोपाई के जंगल में सोया हुआ था, उस समय वहाँ से पकड़ के लाया था। जमकोपाई के जंगल में है, ब्रिटिश के गवर्नमेंट को इन्होंने इन्फॉर्म किया, तो वहाँ से जा कर के ब्रिटिश पुलिस ने, उस समय जो पुलिस थी वहाँ से जा कर के, जब बिरसा मुंडा सोए हुए थे, एक खौफ भी देखिए कितना था कि उनको सोए हुए में गिरफ्तार किया गया, है ना। तो ये धोखे से वहाँ से गिरफ़्तार हुए। उसके बाद इनका लाइफ फिर जेल से बाहर नहीं आ पाए और बहुत दिन ज़िंदा भी नहीं रह पाया। और 3 फरवरी 1900 को ये गिरफ़्तार हुए और 9 जून तक रहे, लेकिन 9 जून को ही इनकी जेल में ही देहांत हो गई। जेल में ही ये हैजा बीमारी से, कोलेरा से इनकी डेथ हो जाती है। अब देखो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये मुझे लगता है कि इसका रिज़ल्ट क्या क्या निकला, इस आंदोलन का रिज़ल्ट क्या हुआ। तो इस आंदोलन के रिज़ल्ट की बात करते हैं अगर, तो सबसे पहला जो रिज़ल्ट था वो गुमला और खूंटी को अलग सब डिवीज़न बनाया गया, अनुमंडल बनाया गया। गुमला को 1902 ईस्वी में सब डिवीज़न, 1900 में आंदोलन समझिए एक तरह से ख़त्म हो गया अगर कह सकते हैं, तो बिरसा मुंडा के मौत के बाद बिरसा मुंडा आंदोलन चला, लेकिन उस रफ्तार से नहीं चला और ये कम हो गया। लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या क्या आया वो देखो। गुमला को सब डिवीज़न बनाया गया, अनुमंडल बनाया 1902 में, और 1903 को खूंटी को सब डिवीज़न बनाया गया, और साथ ही इन दोनों में एक नया कोर्ट्स भी बनाया गया, न्यायालय भी बनाया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक रिज़ल्ट इसका निकल के आया वो 11 नवंबर 1908 ईस्वी में, रिवॉल्ट चलता रहा धीमे धीमे, लेकिन रिज़ल्ट 1900 के बाद 1908 में आया। वो क्या आया, CNT एक्ट के तहत CNT एक्ट के द्वारा CNT एक्ट बनाया गया 1908 में। उसमें क्या था, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम भी इसको कहा जाता है ना, छोटा नागपुर प्रिपेटरी एक्ट, पता नहीं यार, आई थिंक सो, या छोटा नागपुर प्रिपेटरेटर एक्ट जो भी है ना, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। इसमें क्या था कि खूटकट्टी सिस्टम को फिर से बहाल किया गया और बैट बेगारी सिस्टम को बैन किया गया टोटली। मतलब खूटकट्टी वही थी जो अपनी ज़मीन होगी सबकी, लगान, और साथ में यहाँ पे एक और चीज़ किया गया कि लगान में भी कम किया गया, लगान के दर में, मतलब टैक्स जो थी, या टैक्स या फिर कह सकते हैं रेवेन्यू जो ये लोग लेते थे लैंड से, उसको भी कम किया गया और खूटकट्टी को बहाल किया गया। मेन चीज़ यही समझ लीजिए, खूटकट्टी को बहाल किया गया और बैट बेगारी जो सिस्टम थी उसको बैन किया गया। सो ये स्टार्ट होता है अब क्या, टाना भगत आंदोलन। आफ्टर व्हाट, आफ्टर मुंडास या फिर बिरसा मुंडा आंदोलन के बाद स्टार्ट होता है टाना भगत आंदोलन, है ना। इसमें क्या है, 1914 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, ये 1914 में, ये करीब है, हम लोग आज़ादी के बहुत करीब हैं। यहाँ से जो इनकी इस आंदोलन की शुरुआत करता थे, जो शुरू किया उन्होंने, वो जो जतरा भगत थे, है ना। और ये स्टार्ट कब हुआ, 21 अप्रैल को 1914 को। स्टार्ट कहाँ से हुआ पूछा जा सकता है, तो गुमला से हुआ। और इसका जो एक्सटेंशन कहा जाता है क्या है कि ये एक्सटेंशन था किसका, बिरसा मुंडा मूवमेंट का। जो बिरसा मुंडा, इससे पहले हम लोग पढ़े, इस मूवमेंट का ही ये एक्सटेंशन था, क्योंकि 1900 में बिरसा मुंडा मर चुके थे। उसके बाद 1902, 1903 और 1908 में मेजर चेंजेस आए, तो इस कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रही थी, तो थोड़े दिन तक कुछ आंदोलन थमा हुआ था। उसके बाद इसी का एक्सटेंशन स्टार्ट होता है, कौन सा, तो बिरसा मुंडा एक्सटेंशन, है ना, सॉरी, टाना भगत मूवमेंट स्टार्ट होता है, जो कि बिरसा मुंडा एक्सटेंशन के ही एक्सटेंशन को बोल रहा है। इसमें क्या करते हैं कि टाना भगतों ने, या फिर टाना भगत के जो लीडर थे जतरा भगत, उन्होंने क्या बोला कि मीट, अल्कोहल और डांसिंग को कम्प्लीटली छोड़ दो, इनका त्याग करो, सेक्रीफाइस दीज थिंग्स, है ना। और इनमें जो मेन रीजन्स थे, वो मेन रीजन्स थे आंदोलन के, वो मंडार था, है ना, उसके बाद घाघरा था, बिशुनपुर था और सिसई था। मंडार को जो लीड कर रहे थे वो शिबू भगत थे। इनको याद रखना है आपको कि क्योंकि ये बाद में जाकर के रोल प्ले करेंगे नेशनल मूवमेंट में भी, जो गांधी जी के द्वारा नेशनल मूवमेंट चलाई जा रही थी, उसमें भी ये रोल प्ले करेंगे शिबू भगत, है ना। घाघरा में बलराम भगत थे और बिशुनपुर में बिशुकू भगत थे, है ना, सॉरी भिखू भगत। और ये सिसई वाला भी याद कर लेना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये देवमनिया जो फीमेल थी वो थी टाना भक्तों के लीडर्स इन एरियाज़ में, सिसई में
और ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना चाहिए, सिसई में देवमनिया जो फीमेल थी। अब देखो टाना भगत को सबसे पहले जो भी आंदोलन चल रही थी तो चल ही रही थी, लेकिन शिबू भगत ने एक ऐलान पेश कर दिया कि आप खा सकते हैं मांस खाना, इन्होंने अलाउ कर दिया। क्योंकि जो जतरा भगत ने मना करा था कि मांस और शराब या मदिरा या फिर डांस को बैन करना है, इन्हें नहीं आपको अपनाना है, त्याग करना है कम्प्लीटली, शिबू भगत ने उनको अलाउ कर दिया। इसके कारण से क्या हुआ कि दो खेमे में बट गया पूरा का पूरा आंदोलन। पहला खेमा को बोला गया जुलाहा भगत और दूसरा का अरुआ भगत। तो जुलाहा भगत का नाम से मतलब ये है कि जुलाहा भगत में लोगों ने मीट ईटर को बोला, जो वैसे भगत जो शिबू भगत के ऐसे टाना भगत जो शिबू भगत के जो बोला, शिबू भगत ने बोला कि मीट खा सकते हो आप, उसको पालन करने लगे, उनको मीट ईटर्स बोल रहे हैं या फिर जुलाहा भगत बोल रहे हैं। अरुआ भगत ने वो दूसरा खेमा जो कि नॉन मीट ईटर था, दो खेमे में बट गया। अब इसके बाद आता है टाना भक्तों का पार्टिसिपेशन इन नेशनल मूवमेंट, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब टाना भक्तों में जो यही सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये चीज़ें हैं। सबसे पहले 1921 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही थी, जो चलाई जा रही थी गांधी जी के द्वारा, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया टाना भक्तों ने। और लीडरशिप किसकी थी? तो लीडरशिप थी यहाँ पर से फिर से शिबू भगत की, है ना। इसलिए शिबू भगत इंपॉर्टेंट है। टाना भक्तों ने पार्टिसिपेट किया कहाँ से? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जो कि गांधी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी 1921 में। इसके अलावा और भी जो नेशनल मूवमेंट थे, वो गया में जो सेशन हो रहा था उसमें 1922 में टाना भक्तों ने पार्टिसिपेट किया। फिर नागपुर जो सेशन हुआ उसमें 1923 में जो नागपुर सेशन हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया टाना भक्तों ने। इसके अलावा गांधी जी को क्या दिया था? 400 रुपये का एक पैकेट भी गिफ्ट किया था। और इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो नॉन वायलेंस, इसको मूवमेंट बोला जाता है, फर्स्ट नॉन वायलेंस मूवमेंट। क्योंकि भगत जो जतरा भगत थे, इन्होंने अपील किया था कि ये मूवमेंट जो होगा वो नॉन वायलेंस होगा। और इसी सात्विक जीवन के तहत भी उन्होंने बोला था, क्योंकि मीट भी छोड़ दो, मदिरा भी छोड़ दो, है ना, और डांस भी छोड़ दो। तो MMD की बात कर सकते हैं। मीट, मदिरा, डांस जो छोड़ने बोले वो थे क्या? टाना भगत के लीडर, टाना भक्तों के लीडर वो जतरा भगत। ये स्टार्ट कब हुआ था? 1914 में, है ना। और ये कब तक हम लोग देख रहे हैं इसको? तो इसको देखा जा सकता है 1923 या फिर ये 1923 तक तो ये नागपुर सेशन में थे। लेकिन ये जब टाना भक्तों ने गिफ्ट दिया था पैकेट, ये दिया था 1940 में। तो ये लास्ट आज़ादी के आंदोलन तक ये जा कर के समझिए सीमित हुआ, टाना भक्तों का आंदोलन, है ना। तो ये था पूरा कंप्लीट जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स है झारखंड में, ये ख़त्म हो गया ट्राइबल रिवॉल्ट्स। ये शॉर्ट नोट्स की तरह समझिए। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिया हर एक चीज़ में, जो चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट, ये समरी के जैसा ये जो पॉइंट्स बना करके नोट्स बनाया गया था, इसी को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छा लगे अगर वीडियो तो थोड़ा सब्सक्राइब कर देना।